सबके बीच में अब बढ़ते हैं आगे और आपके सवालों को शामिल करें उससे पहले एक खास चर्चा की ओर बढ़ते हैं। चौथी तिमाही में जे.एंड.के बैंक के नतीजे अच्छे रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में 5% का इजाफा हुआ है। वहीं मुनाफे की बात करें तो 34% का उछाल आया है। साथ में एनपीए में भी एक तरह की इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ है बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश जी। बलदेव जी नमस्कार, हमें समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजों की बड़ी बातें तो हमने अपने दर्शकों के सामने रख ली, लेकिन ज़रा इन नंबर्स के कुछ और पहलुओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम इस तिमाही में देखें तो जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है उसमें गिरावट आई है और इसकी वजह से जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। अब यहां से अगर हम देखें तो किस तरह का नजरिया बन रहा है आपसे, लागत से जो आय का लक्ष्य है वो किस तरह से, कॉस्ट टू इनकम की अगर हम बात करें तो उस पर क्या नजरिया आगे बन रहा है आपका? थैंक यू प्रशांत जी। अ, हमारा जो जे एंड के बैंक का, आपने दो तीन चीजें जो बात करी है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम जर्नी देखते हैं, 76% से 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। पिछले साल ये 66 था, इस साल ये 62% है। और इसमें काफी बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसको रिड्यूस करने में, वो स्टाफ एक्सपेंसेस का रहा है। जैसा आपने बोला है, स्टाफ एक्सपेंसेस में भी टर्मिनल बेनिफिट्स में हमने जो प्रोसेस हम पहले फॉलो करते थे उसमें थोड़ा सा ट्विक किया, जो चेंज किया है उसके कारण हमारा ये इम्पैक्ट आया। और दूसरी बात यह है कि सीनियर जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो ऑफिसर सीनियर हैं, उनकी रिटायरमेंट से भी टर्मिनल बेनिफिट्स में थोड़ा सा टेपरिंग हुआ है। तो एक तो ये रीजन है। और दूसरा, हमारी जो एसेट्स क्वालिटी है वो लगातार इंप्रूव हो रही है। मैं ये कहूं कि 2 साल पहले जो सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी थी बैंक की, वो एसेट्स क्वालिटी थी। इस साल वो सबसे मजबूत कड़ी के रूप में उभरी है। और इसी कारण बहुत सा आपको राइट बैक भी मिलता है, जिसके कारण हमारी क्रेडिट कॉस्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है या जीरो है। और ये ट्रेंड हमारा अगले 1 साल और 1.5 साल में भी चलेगा, क्योंकि अभी काफी अकाउंट्स ऐसे हैं जहां पे जो एडवांस स्टेज पे हैं, जहां पे रिकवरी आने की और उम्मीद है। इसके अलावा प्रशांत जी, मैं एक दो चीज और आपके नोटिस में डालना चाहता हूं। इस बार का जो प्रॉफिट रहा है बैंक का 1767 करोड़, ये पूरी हिस्ट्री में 85 की हिस्ट्री में बैंक में ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहा है। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी एसेट्स क्वालिटी की तरफ भी जाता है। बैंक में कंप्लायंस और गवर्नेंस स्ट्रक्चर को हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया है। डिसीजन मेकिंग सारी की सारी कमेटी अप्रोच के थ्रू है। बैंक की जो पॉलिसीज हैं वो सारी टॉप क्लास इंडस्ट्री अलाइंड हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल इंप्रूवमेंट की तरफ बैंक को लेके जा रहे हैं। और राइट बलदेव जी, कविता बोल रही हूँ और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहेंगे यहाँ पर। 3.9% के आसपास के आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है, लेकिन अगर हम प्रेशर के लिहाज से समझना चाहें बलदेव जी, तो अक्रॉस सेक्टर खासतौर से कॉस्ट ऑफ फंडिंग को लेकर काफ़ी प्रेशर है। ये जो अपटिक दिखाई दे रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और गाइडेंस निम्स को लेकर FY25 के लिहाज से आप क्या देना चाहेंगे? और जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, क्या ये बैंक के लिए प्ले आउट करती हुई आपको आने वाले समय में दिखाई देगी? ये कविता जी, हमारा एक्चुअली निम हमने जो गाइडेंस दिया था साल के शुरू में, वो 3.75 से 3.9 के बीच में था। हमने 3.92 पे क्लोज किया है, तो बेटर देन व्हाट वी हैव प्रॉमिस्ड। और इस साल के अंदर भी हमारी जो गाइडेंस रहेगी वो लगभग 3.65 टू 3.80 के बीच में रहेगी। तो यस, उसका कारण यही है जो आपने सही बोला है कि लायबिलिटीज में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी कम नहीं हुए हैं। हो सकता है अगले 6 महीने में या 9 महीने में कुछ इसका थोड़ा असर हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा निम के ऊपर दबाव रहने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो गाइडेंस है वो इन्हीं फैक्टर्स को माइंड में रख के दी है। और हमारे बैंक के बारे में मैं लायबिलिटी साइड में अगर आपको थोड़ा सा बताएं, कि हम 50% से ऊपर कासा, रियल कासा को मेंटेन करने वाले, मुझे लगता है हम बहुत कम बैंक्स हैं इंडिया में जहां पे मेंटेन किया है 50 कासा। उसी का इम्पैक्ट आता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है उसका, वो भी लोग बाकी प्लेयर से बेटर रहती है। और उसके उसी के कारण हम लोग अपना निम भी अच्छा मेंटेन कर पाते हैं। कविता जी। बिल्कुल बलदेव जी, इन सब के बीच में
एक अहम सवाल आम जो निवेशक है, कंज्यूमर है, उस लिहाज से भी जानना चाहेंगे, आगे किस तरह की योजनाएं हैं, किस तरह से आप बैंक की क्षमता को और आगे बढ़ाना चाहते हैं? कुछ खास प्लानिंग है आगे बैंक को लेकर? उसके साथ ही ये भी बताइए कि आपको चुनौतियां कहाँ दिख रही हैं, जहां पर आपको लगता है कि और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है? हाँ, तो पहले मैं फ्यूचर जो बैंक का फ्यूचर है उसके बारे में बात कर दूंगा, उसके बाद फिर चुनौतियां की बात करेंगे। तो एक्चुअली जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर की ओवरऑल इकोनॉमी की रेप्लिका है। अगर आप पिछले 2-3 साल में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का देखते हैं तो एक जबरदस्त उछाल है, जो टूरिज्म सेक्टर ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है। फोकस जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ है, उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो फॉरेन के टूरिस्ट भी आने लगे हैं। तो इसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी इंप्रूव कर रही है, और उसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो जम्मू कश्मीर बैंक को मिलता है। तो हमें लगता है कि क्योंकि अभी ये जो सुधार है ये जारी रहेगा, तो इसके कारण हमारी बैंक की भी ओवरऑल बिजनेस में और इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगी। दूसरी बात, चैलेंजेस की आपने जो बात करी है, सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज मुझे जो दिखता है आज की डेट में वो लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में भी कॉस्ट को मेंटेन करना और लायबिलिटीज को ग्रो करना, तो वो एक चैलेंज है। उसको हमने पिछले साल भी काफी हद तक हैंडल किया है। मुझे लगता है हम इस साल भी अच्छे तरीके से डील करेंगे। बलदेव जी, यहाँ पर नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए देखे गए हैं, लेकिन क्लियरली जिस तरह से हमने ग्रोथ देखी है डिपॉजिट्स में, वहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी दर्ज हुई है। जो ट्रेड ग्रोथ की बात की जा रही थी आपकी तरफ से, वो लगभग 18% तक का आंकड़ा था, जो आंका गया था, जो बताया गया था। लेकिन जो स्लो डाउन है इस तिमाही में, उसके पीछे आपको क्या वजह दिखाई देती है? डिपॉजिट ग्रोथ इंडस्ट्री के लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर रही है, क्या कहेंगे आप? इसमें हमारा जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हमने उसमें कॉस्ट जो मेंटेन करी है। मतलब हमने कोई बल्क डिपॉजिट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। हमारी जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी अंडर 70% है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत स्कोप है कि हम लोग इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें से हम लोग क्रेडिट की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा कंसर्न नहीं है, बट हम लोग कॉस्ट कॉन्शियस डिसीजंस लेने की फेवर में हैं डिपॉजिट्स में। बलदेव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक राय हमारे आज के एक्सपर्ट से भी ले लेते हैं, और राजेश, आपके पास मैं आना चाहूँगी। नतीजों के दम पर और मैनेजमेंट की बात सुनकर क्या आपको लगता है, फ़िलहाल अगर इस क्षेत्र में किसी को पोजीशन बनानी हो तो ये आपका पसंदीदा बैंक हो सकता है? देखिए, रिजल्ट के बाद एक गैप अप ओपनिंग तो हुआ था, बट सस्टेन नहीं किया है, एंड हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। एंड इनफैक्ट जो फ्राइडेज का लो था तो वहां पे ये मतलब ट्रेड कर रहा है। तो अभी फिलहाल तो थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, बट जब भी स्टॉक वापस 140 142 के ऊपर क्लोज आता है तो उसके बाद इसका जो प्राइमरी अप ट्रेंड है वो रिज्यूम हो सकता है, और 140 142 के बाद 155 160 जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल स्टॉक में जो भी न्यूज था वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है, एंड कोई मेजर मूव नहीं दिख रहा है। तो 140 142 का क्लोजिंग का वेट करिए। तो 140 का जो लक्ष्य है, 140-42 का, इन लेवल्स का थोड़ा आपको इंतजार करना होगा। उसके बाद कोई रणनीति आप बना सकते हैं। बहरहाल